गॉड ऑफ वॉर की कहानी में अभी तक आपने देखा क्रेटोस की वाइफ क्रेटोस से वादा करवाती है कि वो फे के मरने के बाद उसकी अस्थियों को 9 दुनियाओं में सबसे ऊंची चोटी से विसर्जित करेगा। क्रेटोस इसी जर्नी पे आगे बढ़ता है और उसे रास्ते में मिमिर मिलता है। रास्ते में आगे चलते चलते ही क्रेटोस को थॉर के बेटे मिलते हैं, जिनमें से एक को क्रेटोस मार देता है। अट्रियस की तबीयत यहाँ रास्ते में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मिमिर क्रेटोस से कहता है कि अब अगर अट्रियस को कोई बचा सकता है तो वो केवल फ्रेया है, और क्रेटोस यहाँ अट्रियस को फ्रेया के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब आगे क्रेटोस अट्रियस को लेकर के फ्रेया के पास पहुंचता है। यहाँ फ्रेया थोड़ा सा क्रेटोस से भी नाराज थी। वो कहती है कि अब मेरी मदद मांगने के लिए क्यों आए हो, मैं तो अभी भी एक भगवान हूँ। लेकिन यहाँ क्रेटोस फ्रेया के लिए सच बताता है। वो कह देता है कि लड़का बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार। फ्रेया ये सुनते ही भागी चली आती है अट्रियस को बचाने के लिए। यहाँ फ्रेया क्रेटोस को कहती है कि ये कोई आम बीमारी नहीं है, तुम्हारे भगवान होने का सच इसके अंदर जूझ रहा है, तुम्हारा असली व्यवहार इसके अंदर जूझ रहा है। तुम्हें बता देना चाहिए था इसे कि ये भी एक भगवान है, लेकिन तुमने नहीं बताया। यहाँ फ्रेया क्रेटोस से कहती है कि इसे बचाने का अब एकमात्र तरीका है, एक खास चीज़ चाहिए होगी जो कि इसे बचा सकती है, और वो कहीं और नहीं बल्कि हेलहाइम में मिलेगी। अब तुम लोगों के लिए बता दूं हेलहाइम क्या है। हेलहाइम भी 9 दुनियाओं में से एक दुनिया है, जिसको कि नॉर्स माइथोलॉजी का तुम नर्क कह सकते हो, क्योंकि वो नर्क ही है। फ्रेया क्रेटोस से पूछती है कि क्या तुम्हें इस जगह के बारे में मालूम है। क्रेटोस कहता है मैं नर्क में पहले जा चुका हूँ, लेकिन इस वाले में नहीं। यहाँ फ्रेया क्रेटोस से कहती है कि वहाँ कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स मिलेंगे जिनके ऊपर तेरी इस कुल्हाड़ी का कोई असर नहीं होगा। तेरी ये जो बर्फीली कुल्हाड़ी है जो सब कुछ बर्फ में बदल देती है, उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वहाँ केवल आग नुकसान पहुंचा सकती है, और वहाँ कोई भी आग नहीं जल सकती, कोई भी वहाँ जिंदा नहीं रह सकता। क्रेटोस कहता है फिर तो मुझे घर लौटना होगा कुछ खास लेने के लिए। यहाँ फ्रेया क्रेटोस से वादा करती है, कहती है कि तुम फटाफट से वो जड़ी बूटी लेकर के आओ, और वो जड़ी बूटी कुछ और नहीं बल्कि हेलहाइम के एक मॉन्स्टर का दिल था। क्रेटोस उसे लेने के लिए आगे बढ़ता है, और फ्रेया क्रेटोस से वादा करती है कि मैं भी एक माँ हूँ क्रेटोस, और मैं अट्रियस का तुम्हारे आने तक ध्यान रखूंगी। क्रेटोस यहाँ वापस अपने घर की तरफ चल देता है कुछ खास चीज लेने के लिए, जिससे कि वो हेलहाइम में जिंदा बच सके। रास्ते में क्रेटोस को फिर से अथीना की एस्ट्रल फॉर्म दिखना शुरू हो जाती है। क्रेटोस कहता है कि मेरे दिमाग से बाहर निकलो, लेकिन क्रेटोस का पास्ट अब उसे फिर से हॉन्ट करना शुरू कर देता है। उसका भूतकाल उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। क्रेटोस जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचता है, और तब हम देखते हैं कि क्रेटोस अपने उस पास्ट को बाहर निकाल रहा है जिसे उसने बहुत पहले दफना दिया था, जो कि उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। उसका सबसे बुरा सपना, उसकी गुलामी की निशानी, ब्लेड ऑफ केओस। यहाँ क्रेटोस को बार बार अथीना की एस्ट्रल फॉर्म दिख रही थी, जो कि क्रेटोस को भड़काती ही जा रही थी। There's nowhere you can hide, Spartan. Put as much distance between you and the truth as you want. It changes nothing. Pretend to be everything you are not. Teacher, husband, father. But there is one unavoidable truth you will never escape. You cannot change. You will always be a monster. I know. But I am your monster no longer.
यहाँ क्रेटोस ब्लेड ऑफ केओस को ले लेता है और उन्हें लेकर के उस ब्रिज तक जाता है जिस ब्रिज से वो हेलाइम में जा सकता था, और वो इसी जर्नी पे अब आगे बढ़ता है। और यहाँ पे अभी मिमिर को भी पता लग चुका था क्रेटोस के बारे में कि वो ग्रीक से है। मिमिर पूरी तरीके से नहीं समझ रहा था कि क्रेटोस आखिर है कौन, लेकिन उसे मालूम था कि अथीना मारी जा चुकी है, और क्रेटोस आखिर अथीना को क्यों याद कर रहा था वो चीज़ यहाँ मिमिर को समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि मिमिर को अथीना की एस्ट्रल फॉर्म नहीं दिखी थी। उसने बस क्रेटोस के मुंह से अथीना का नाम सुना था। यहाँ क्रेटोस फ्रेया के कहे अनुसार हेलहाइम में जाता है और वहाँ जा कर के उस गेट के कीपर से लड़ता है, उस मॉन्स्टर से लड़ता है जिसका कि क्रेटोस को अभी दिल चाहिए था, और क्रेटोस उसे फाइनली हरा देता है। अब यहाँ इसे हराते ही क्रेटोस को पता था कि उसे अब क्या करना है। इस मॉन्स्टर का दिल निकालते ही क्रेटोस को आवाज़ सुनाई देती है, जानी पहचानी सी आवाज़, उसके पिता की आवाज़, ज़्यूस की आवाज़। क्रेटोस उस आवाज़ को सुनते ही कहता है ज़्यूस फादर, और ये आवाज़ सुनते ही मिमिर समझ जाता है कि क्रेटोस क्यों एक इतना खतरनाक भगवान है। वो सीधा ही क्रेटोस से कहता है कि तुम्हारे पिता ज़्यूस थे, फिर तो मुझे सारी बातें समझ में आना शुरू हो चुकी हैं कि तुम आखिर इतने ताकतवर कैसे हो। लेकिन यहाँ क्रेटोस मिमिर को कुछ भी ज़्यादा नहीं बताता और मिमिर को वापस हेलहाइम से बाहर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब यहाँ क्रेटोस जैसे ही हेलहाइम से बाहर आता है, मिमिर क्रेटोस से बात करता है। वो कहता है कि तुम ज़्यूस के बेटे हो, इसका मतलब मैं समझ गया, तुम ही वो घोस्ट ऑफ स्पार्टा हो जिसने कि वहाँ के सभी भगवानों को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ क्रेटोस मिमिर से कहता है कि मुझे इस नाम से मत पुकारो, मुझे नफरत है इस नाम से, और लड़के को इस बारे में कुछ मत बताना। मिमिर क्रेटोस को समझाता है कि लड़के को पता होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार अट्रियस की तबीयत इसी वजह से तो ख़राब हुई थी क्योंकि उसे बताया नहीं गया था वो भगवान है, और वो उन शक्तियों का अनजाने में इस्तेमाल करना चाह रहा था जिनके बारे में उसे कुछ समझ में ही नहीं आता था, उसे कुछ पता ही नहीं था। लेकिन क्रेटोस यहाँ मिमिर से मना कर देता है, कहता है कि तुम उसे कुछ भी नहीं बताओगे। और यहाँ क्रेटोस वापस से मिमिर के साथ मिडगार्ड में आ जाता है। यहाँ क्रेटोस उस दिल को फ्रेया के लिए ले जा करके दे देता है, और फ्रेया एक खास तरीके की दवाई बना करके अट्रियस को पिला देती है। फ्रेया क्रेटोस से बात करती है और कहती है कि मैं उसे अभी के लिए बचा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें इसे सच बताना होगा, वरना इसकी तबीयत फिर से ख़राब होगी और इस बारी मैं नहीं बचा पाऊँगी। क्रेटोस ये बात कभी अट्रियस को नहीं बताना चाहता था, लेकिन फ्रेया उसे कहती है कि लड़के पे विश्वास रखो, वो उस रास्ते पे नहीं जाएगा जिस रास्ते पे तुम गए थे। इतने में हम देखते हैं कि अट्रियस वहाँ उठ खड़ा हुआ है, बिल्कुल सही सलामत। यहाँ फ्रेया क्रेटोस की बात को समझ रही थी कि वो आखिर भगवानों से नफरत क्यों करता है, लेकिन फ्रेया यहाँ खुद भगवानों को पसंद नहीं करती थी। फ्रेया भी क्रेटोस को बताती है कि एसियर गॉड्स और वेनियर गॉड्स दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत बड़ा खतरा थे। ओडिन वेनियर गॉड से डरता था, इसी वजह से उसने फ्रेया से शादी की, जिसकी मदद से ये खून खराबा रोका जा सके, सभी भगवानों को मरने से बचाया जा सके। लेकिन वेनियर गॉड्स ने फ्रेया के इस बलिदान को समझा नहीं। उन्होंने सोचा कि फ्रेया ने उन्हें धोखा दे दिया और ओडिन के साथ शादी कर ली,
बल्कि फ्रेया ने वेनियर गॉड्स को बचाने के लिए, उनके नस्ल को बचाने के लिए यह किया था। लेकिन फ्रेया जैसे ही यहाँ अपने लोगों से मिलना चाहती थी, ओडिन ने उसे मिडगार्ड में ट्रैप कर दिया। तो अभी फ्रेया अपने लोगों से मिलने के लिए नहीं जा सकती थी, वो इसी मिडगार्ड में, इसी पृथ्वी पे बंध के रह गई थी। अभी फ्रेया कहीं की नहीं रह गई थी। उसके अपने लोग उससे नफरत करते हैं और वो उन्हें कुछ बता नहीं सकती, क्योंकि वो उनके पास जा ही नहीं सकती। वो एसगार्ड नहीं जा सकती जहाँ एशियर गॉड्स रहते हैं, लेकिन वो पृथ्वी पे फंस के रह गई है, मिडगार्ड में फंस के रह गई है। इसी वजह से यहाँ खुद फ्रेया भी ओडिन और बाकी के एशियर भगवानों से नफरत करती है, जैसे कि थॉर, हेमडाल, ओडिन। अब यहाँ क्रेटोस, अट्रियस और मिमिर अपनी जर्नी पे आगे बढ़ते हैं, लेकिन क्रेटोस यहाँ अट्रियस के फिर से बीमार होने का खतरा नहीं ले सकता था। इसलिए यहाँ क्रेटोस अट्रियस को बता देता है पूरी सच्चाई के बारे में। The truth. I'm a god boy from another land far from here. When I came to these shores, I chose to live as a man. But the truth is, I was born a god, and so were you. अब यहाँ क्रेटोस जैसे ही अट्रियस को बताता है कि वो भी एक भगवान है, अट्रियस में कहीं ना कहीं घमंड आना शुरू हो जाता है। वो सोचता है कि अब वो जो चाहे वो कर सकता है, जो कि अच्छी बात नहीं थी। क्रेटोस को डर लग रहा था कि अट्रियस कहीं उसी रास्ते पे ना निकल पड़े जिस रास्ते से वो भाग करके आया है, क्योंकि उसे मालूम था कि इस रास्ते के अंत में केवल दुख, दर्द और तकलीफ ही हैं। अब आगे चलने पे क्रेटोस और अट्रियस को फिर से मोडी मिलता है, जो कि बहुत ही घायल स्थिति में था, क्योंकि क्रेटोस ने उसे पिछली बार बहुत बुरे तरीके से मारा था। यहाँ मोडी क्रेटोस से कहता है, तुमने मैग्नी को मारा है और अब तुम्हें ये कीमत चुकानी होगी, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि हम थॉर के बेटे हैं, बिजली के देवता के बेटे हैं। यहाँ अट्रियस मोडी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन क्रेटोस उससे मना कर देता है, पर अट्रियस उसकी एक नहीं सुनता। No. He was beaten. Not worth killing. He should pay for what he said about Mother. I said no. But we're gods. We can do whatever we want. That's what I said to your mother, right before I gave it to her. What are you doing? This is a much better knife than Mother's. You killed against my wishes. You lost control. Haven't you been teaching me to kill? I've been teaching you to survive. We are gods, boy. That makes us a target. From now until the end of days, you are marked. So I teach you to kill, yes, but in defense of yourself. Never as an indulgence. Nobody cared about him anyways. What's the difference? There are consequences to killing a god! Why? How do you know? How do you know? Watch your tone, boy. यहाँ क्रेटोस, अट्रियस और मिमिर फाइनली उस ब्रिज तक पहुंच जाते हैं, जिस ब्रिज को अभी खोला जा सकता था और योटनहाइम जाया जा सकता था। लेकिन तभी उनके पीछे से वही इंसान हमला कर देता है जिसने कि क्रेटोस के ऊपर पिछली बार हमला किया था, जिसका नाम था बॉल्डर, जो कि एक एशियर गॉड ही था। Brother, look out! Miss me? Run, boy! Cross the bridge! No! I'm a god too! I can do this! Get off him! Really? Baldur, let him go. Take me instead. I'll do whatever you... Shut up. All this time, I thought I needed you. But you're just weak. Turns out the boy is the brains.
लेकिन यहाँ अट्रियस कुछ ज़्यादा ही घमंड में चूर हो चुका था। Let go! Calm down, boy. You are not ready for this. I am ready! And here I thought my family was fucked up. Oh, your father is right, boy. You are far from ready. Now would you be so kind as to hold this for me? और बोल्डर अट्रियस को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। क्रेटोस बोल्डर का पीछा करता है और एक ड्रैगन के ऊपर उससे फाइट करता है। पर वो गिरते गिरते उस ड्रैगन के पंख को फाड़ देता है, जिसकी वजह से ड्रैगन बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं उड़ सकता था। क्रेटोस उसका पीछा करता है और फाइनली बोल्डर को बायफ्रॉस्ट वाले रूम में पकड़ लेता है और वहाँ अनजाने में ही क्रेटोस बायफ्रॉस्ट को घुमा देता है। और अब यहाँ बोल्डर, मिमिर, क्रेटोस, अट्रियस चारों के चारों ही हेलहाइम में चले जाते हैं। यहाँ पे तुम लोगों के लिए बता दूँ, हेलहाइम की एक खासियत भी थी कि ये किसी भी इंसान की बुरी यादों को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करता है। जैसे कि क्रेटोस को पिछली बार यहाँ आने पे ज़्यूस की आवाज़ सुनाई दी थी, उसी तरीके से ये जगह किसी की भी पुरानी यादों को उसके खिलाफ इस्तेमाल करने में माहिर है। लेकिन ये चीज़ इतनी भी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि क्रेटोस और अट्रियस के लिए बड़ी बात ये थी कि जिस पुल की मदद से वो लोग योटनहाइम में जा सकते थे, वो पुल क्रेटोस और बोल्डर की फाइट में टूट चुका था। जी हाँ, वही पुल जिसमें क्रेटोस ने बोल्डर को दे के मारा था, और वो पुल अभी ख़त्म हो चुका था। तो योटनहाइम तक जाने का एकमात्र रास्ता ख़त्म था। अब वो लोग योटनहाइम नहीं जा सकते थे। इसका मतलब फे की आखिरी इच्छा कहीं ना कहीं अधूरी रहने के खतरे अब यहाँ बढ़ चुके थे। आगे चलने पे अट्रियस और क्रेटोस को बोल्डर मिलता है। अभी उसको भी उसकी पुरानी यादें हॉन्ट कर रही थी, और उन पुरानी यादों में अट्रियस और क्रेटोस भी झांक लेते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि बोल्डर किसी और का नहीं बल्कि फ्रेया का बेटा है। और फ्रेया ने ही बोल्डर को इस तरीके से बना दिया है कि अभी बोल्डर को कुछ भी महसूस नहीं होता, ना सर्दी, ना गर्मी, ना ठंड, ना मार, ना खून, ना चोट। क्योंकि फ्रेया ने एक भविष्यवाणी देखी थी जिसमें उसका बेटा मारा जाता, लेकिन क्योंकि अभी बोल्डर को कोई दर्द महसूस ही नहीं होता, तो अभी वो इतने आसानी से मरेगा भी नहीं, क्योंकि वो अपनी सुरक्षा ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा। और वैसे भी क्रेटोस ने उसकी गर्दन पिछली बार तोड़ी थी, लेकिन वो फ्रेया के इसी श्राप बोलो या फिर वरदान, इसी की वजह से ज़िंदा बच के भी आ चुका था। यहाँ क्रेटोस और अट्रियस बोल्डर से लड़ने का रिस्क नहीं लेते, बल्कि उसकी नज़रों से बच के आगे बढ़ जाते हैं और एक शिप पे सवार हो जाते हैं। अब इस शिप पे कुछ अजीब सा था, जहाँ उनके ऊपर कुछ मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं, और इसी शिप पे तभी क्रेटोस की यादें फिर से उसके सामने आ जाती हैं। और इन यादों में हम देखते हैं कि क्रेटोस को वही चीज़ दिखती है जब उसने अपने पिता को मारा था। Come on, we gotta go! You saw. There's no time, look! यहाँ बहुत ज़्यादा हंगामा हो रखा था, इसलिए यहाँ अट्रियस और क्रेटोस दोनों के दोनों उस शिप से कूद जाते हैं और एक जगह को तोड़ते हुए वापस से उस रूम के पास पहुँच जाते हैं जहाँ से वो मिडगार्ड लौट सकते थे। अब यहाँ इस रूम के पास आते ही मिमिर को कुछ दिखता है, एक ऐसी चीज़ जिसकी मदद से योटनहाइम का दरवाज़ा अभी भी खोला जा सकता था, और उसी तरीके से जिस तरीके से अभी
क्रेटोस और अट्रियस अलग अलग दुनियाओं में जा रहे थे, इसी तरीके से वो योटुनहेम में भी जा सकते थे। लेकिन योटुनहेम का दरवाज़ा उस ब्रिज से अभी एक्सेस नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं छुपाया जा चुका था। टीयर ने उसे छुपाया था, नॉर्स माइथोलॉजी के गॉड ऑफ वॉर ने उसे छुपाया था। लेकिन यहाँ मिमिर ये चीज़ देख करके समझ जाता है और कहता है हमें एक चाबी बनवानी होगी, हमें उन डॉल्फ्स की मदद लगेगी। वो उस चाबी को बनाएंगे और हम उस दरवाजे को ढूंढ करके हम योटुनहेम में जा सकते हैं। यहाँ क्रेटोस, अट्रियस और मिमिर उन दोनों डॉल्फ्स के पास जाते हैं, यानी कि ब्रॉक और सिंड्री के पास। और ब्रॉक और सिंड्री क्रेटोस के अच्छे दोस्त होने के नाते वो चाबी बना भी देते हैं। लेकिन चाबी का क्या करेंगे जब तक दरवाज़ा ही नहीं है। अभी क्रेटोस और अट्रियस को उस दरवाजे को ढूंढना था जो कि टीयर ने छुपा दिया था, जिससे कि वो जायंट्स की दुनिया में जा सकते थे, योटुनहेम में जा सकते थे। यहाँ क्रेटोस, अट्रियस और मिमिर वापस से बायफ्रॉस्ट की मदद से एक जगह जाते हैं, जो कि 9 दुनियाओं में से कोई भी दुनिया नहीं थी, वो उन दुनियाओं के बीच की जगह थी। और क्रेटोस अपनी समझदारी की मदद से उस दरवाजे को ढूंढ निकालता है और उस दरवाजे को वापस से मिडगार्ड के पास ले आता है, जहाँ से अभी क्रेटोस उस चाबी का इस्तेमाल करके वापस योटुनहेम में जा सकता था अपनी वाइफ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए। अब यहाँ क्रेटोस और अट्रियस बायफ्रॉस्ट का इस्तेमाल करके योटुनहेम में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो योटुनहेम का दरवाज़ा एक्सेस नहीं कर पा रहे थे अभी भी। तब मिमिर को एकदम से याद आता है कि सभी रियल्म्स में जाने के लिए एक स्टोन है, लेकिन योटुनहेम में जाने के लिए खास स्टोन चाहिए, जो स्टोन मिमिर की आंख में लगा हुआ था, जिसे कि ओडिन ने निकाल लिया था, यानी कि मिमिर की आंख को निकाल लिया था। अब यहाँ मिमिर डर जाता है कि ओडिन ने उस स्टोन को ना जाने कहाँ रखा होगा और वो योटुनहेम जा भी पाएंगे या नहीं। लेकिन मिमिर को याद आता है कि उस स्टोन को एक पहाड़ी के आसपास रखा गया था और ब्रॉक और सिंड्री उसके आसपास ही रहते थे, तो शायद उन्हें कुछ पता हो। यहाँ क्रेटोस और अट्रियस ब्रॉक और सिंड्री से पूछते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि वो स्टोन थोर की एक मूर्ति में जड़ा गया था और उस मूर्ति को गुस्से में आकर के वर्ल्ड सरपेंट ने खा लिया था, क्योंकि वर्ल्ड सरपेंट की थोर के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी थी। तो सीधा साधा बोला जाए तो अभी वो स्टोन शायद वर्ल्ड सरपेंट के पेट में कहीं था और अब क्रेटोस और अट्रियस को वर्ल्ड सरपेंट के पास जाना था, वहाँ से वो स्टोन लेने के लिए। यहाँ मिमिर क्रेटोस और अट्रियस के साथ वर्ल्ड सरपेंट के पास जाता है और वर्ल्ड सरपेंट से बात करता है, क्योंकि मिमिर को उसकी भाषा आती थी। वो वर्ल्ड सरपेंट को पूरी बात बताता है और वर्ल्ड सरपेंट यहाँ क्रेटोस की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और अपना मुंह खोल देता है, जिससे कि वो उसके पेट में जाकर के वो स्टोन ढूंढ सकें। क्रेटोस फाइनली वर्ल्ड सरपेंट के पेट में जाकर के वो आँख ढूंढ लेता है और उसे मिमिर को फिर से लगा भी देता है। लेकिन जैसे ही क्रेटोस और अट्रियस वहाँ से बाहर आ रहे थे, तभी वो वर्ल्ड सरपेंट अचानक से हिलना शुरू कर देता है। यहाँ वर्ल्ड सरपेंट उन दोनों को खाना नहीं चाहता था, उन्हें निगलना नहीं चाहता था, इसलिए वो उन्हें बाहर थूक देता है और क्रेटोस और अट्रियस एक ज़मीन पे आकर के गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ क्रेटोस को समझ में आ गया था कि वर्ल्ड सरपेंट अपनी मर्जी से ये नहीं करने वाला था, कोई तो बाहरी शक्ति थी जिसने उसे ये करने पे मजबूर किया था। यहाँ क्रेटोस चौकन्ना हो जाता है और आसपास देखना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पे फ्रेया आ जाती है और वो क्रेटोस से कहती है कि क्या तुमने मेरे बेटे को देखा, वो यहाँ आसपास ही घूम रहा है, मुझे उसकी मौजूदगी महसूस हो रही है। लेकिन क्रेटोस यहाँ फ्रेया पे भी शक करना शुरू कर देता है और वो अट्रियस को अपने पीछे छिपा लेता है। फ्रेया ये देख करके समझ जाती है कि कुछ तो यहाँ गड़बड़ हुई है, लेकिन यहाँ क्रेटोस फ्रेया को बहुत ज़्यादा कुछ बता पाता। तभी वो देखता है कि पानी में से बोल्डर निकल रहा है और बोल्डर ने ही वर्ल्ड सरपेंट के ऊपर वो हमले किए थे, जिसकी वजह से दर्द की वजह से वर्ल्ड सरपेंट ने यहाँ क्रेटोस और अट्रियस को बाहर थूक दिया था। यहाँ बोल्डर अपनी माँ को देखता है और अपनी माँ को देखते ही बोल्डर का दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसकी माँ ने बोल्डर को बचाने के लिए उसके ऊपर ये श्राप डाला था कि वो आगे से कोई भी चीज़ महसूस नहीं कर पाएगा। लेकिन अब क्योंकि बोल्डर कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था, तो उसके लिए ये दुनिया नर्क से भी बदतर हो चुकी थी, क्योंकि ना उसे प्यार महसूस होता था, ना गुस्सा, ना दर्द, ना अपनापन, उसे कुछ महसूस नहीं होता था। वो इतने सालों से खालीपन में जी रहा था और इसी नफ़रत की वजह से वो फ्रेया को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन क्रेटोस फ्रेया को अपना दोस्त मानता था, इस वजह से वो बीच में आ जाता है
और कहता है कि तुम जिस बदले की राह पे चलने की कोशिश कर रहे हो उसके अंत में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मुझसे अच्छा ये चीज़ कोई नहीं समझ सकता। At all. Back off, Kratos. This has nothing to do. This path you walk, vengeance, you will find no peace. I know. I'll deal with you later. But family first. This again? यहाँ फ्रेया उन दोनों को लड़ने से रोकने के लिए उन्हें अपनी कुछ झाड़ियों में फंसा देती है। You might want to turn away, boy. This won't be pretty. I won't let you hurt him. No, boy. Fine. Stop! No! No! Atreus! You're bleeding. Breathe, boy. अब क्रेटोस ये देख करके भड़क जाता है। क्रेटोस को कुछ खून दिखता है अट्रियस के सीने पे, लेकिन अट्रियस कहता है ये मेरा खून नहीं है। तब हम देखते हैं कि अट्रियस के कपड़ों में जो एक हरे रंग के तीर का टुकड़ा लगा हुआ था, वही तीर का टुकड़ा अभी बोल्डर को लग चुका था, जिसकी वजह से उसको मिला हुआ श्राप टूट चुका था। और अब हमें यहाँ समझ में आ जाता है कि फ्रेया ने आखिर उन तीरों को अट्रियस से छीन करके आग में क्यों फेंका था, क्योंकि उन्हीं तीरों की मदद से बोल्डर को चोट पहुंचाई जा सकती थी। लेकिन फिर भी बोल्डर को चोट तो पहुंच ही गई, तीर से ना सही, तीर के टुकड़े से सही, जो कि अट्रियस के सीने पे फंसा हुआ था। अब इस तीर के लगते ही, क्योंकि वो श्राप टूट चुका था, तो अब बोल्डर सब कुछ महसूस कर सकता था और अब उसे मारा भी जा सकता था। यहाँ फ्रेया अभी भी क्रेटोस से कहती है कि तू उससे दूर रह, मैं उससे बात कर सकती हूँ। क्रेटोस फ्रेया को समझाता है कि तू उससे बात नहीं कर सकती, क्योंकि तू उससे बात करेगी उससे पहले वो तुझे मार देगा। लेकिन फ्रेया अभी भी क्रेटोस से इस सब मामले से दूर रहने के लिए कहती है, पर क्रेटोस नहीं मानता। अब यहाँ पे क्रेटोस और अट्रियस एक साथ अच्छे से टीम अप कर लेते हैं और बोल्डर को पकड़ करके बुरे तरीके से पीट डालते हैं। Stop. Please. He's beaten, Father. Not a threat. You will not come to us again. You will not touch her. I don't need your protection. क्रेटोस यहाँ बोल्डर को जान से मारने वाला था, लेकिन फ्रेया उससे मना कर देती है, तुम्हारा मामला नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। क्रेटोस भी बोल्डर से कह देता है कि अगर तुमने फिर से हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहकर के क्रेटोस अब यहाँ से जाना शुरू कर देता है। यहाँ बोल्डर फ्रेया की तरफ आगे बढ़ता है। फ्रेया कहती है कि मैंने जो किया तुम्हें बचाने के लिए किया, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लग रहा है कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी का कोई हिस्सा तुमसे छीन लिया है तो तुम इसका बदला लेने के लिए आज़ाद हो। और यहाँ बोल्डर अपनी ही माँ को मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं कि क्रेटोस पीछे से आ चुका है और वो बोल्डर की गर्दन तोड़ते हुए कहता है कि साइकिल यहीं ख़त्म होती है, हमें बेहतर बनना चाहिए। Why do you even care? You could have walked away. The cycle ends here. You must be better than this. अब तुम लोगों के लिए एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि
साइकिल यहीं खत्म हुई का क्या मतलब है? जैसा कि ग्रीक माइथोलॉजी में चला आ रहा था कि क्रोनोस ने अपने पिता को मार करके गद्दी हासिल की, ज़्यूस ने अपने पिता को हरा करके अपनी गद्दी हासिल की, क्रेटोस ने भी अपने पिता को मार ही दिया था। तो ये जो साइकिल चली आ रही थी, तो यहाँ क्रेटोस नहीं चाहता था कि कहीं और बेटा अपने किसी पेरेंट को मारे। इसी वजह से उसने यहाँ बोल्डर को जान से मार दिया और कहा कि ये साइकिल यहीं ख़त्म होती है। लेकिन फ्रेया ये बात समझने के लिए तैयार नहीं थी। वो अपने बेटे के हाथों मर जाना चाहती थी बजाय इस तरीके से ज़िंदा रहने के लिए। यहाँ फ्रेया क्रेटोस से कह देती है, तुम एक मॉन्स्टर थे और मॉन्स्टर ही रहोगे, और मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, लेकिन क्या तुम्हारा बेटा तुम्हें जानता है? तब यहाँ क्रेटोस अपने बेटे अट्रियस को अपने पास्ट का सब कुछ बता देता है। You were just an animal. Passing on your cruelty and rage, you will never change. And you do not know me. I know enough. Does he? Boy, listen close. I'm from a land called Sparta. I made a deal with the god that cost me my soul. I killed many who were deserving, and many who were not. I killed my father. That was your father in hell. Is this what it is to be a god? Is this how it always ends? Sons killing their mothers? Their fathers? No. We will be the gods we choose to be. Not those who have been. Who I was is not who you'll be. We must be better. अब यहाँ फ्रेया पूरे तरीके से टूट चुकी थी और वो अपने बेटे की लाश को अपनी गोद में लेकर के आगे बढ़ रही थी। लेकिन जाते जाते वो क्रेटोस से एक वादा कर देती है कि उसको जितना भी जादू आता है, उसकी जितनी भी ताकतें हैं, वो सारी झोंक देगी क्रेटोस को बर्बाद करने के लिए। लेकिन अब यहाँ के बाद क्रेटोस और अट्रियस के पास जाने के लिए एक मंजिल थी, योटनहाइम, और वहाँ जाने के लिए उनके पास सारा सामान भी था। तो अभी वो योटनहाइम के लिए रवाना हो जाते हैं। वहाँ पहुँचने पे क्रेटोस और अट्रियस को दिखता है कि वहाँ कोई जाइंट जिंदा ही नहीं बचा है, सारे के सारे जाइंट्स मारे जा चुके हैं। लेकिन वहाँ कुछ दीवारों पे कुछ भविष्यवाणियाँ थीं जो कि क्रेटोस की वाइफ ने ही की थी, और अभी तक क्रेटोस की वाइफ को सब कुछ पता था कि कैसे क्रेटोस और अट्रियस वर्ल्ड सरपेंट से मिलेंगे, कैसे क्रेटोस और अट्रियस बोल्डर से लड़ेंगे, कैसे उसकी मौत होगी। सारा कुछ क्रेटोस की वाइफ फे को पहले से पता था। तो आखिर वो ऐसा क्या करवाना चाहती थी क्रेटोस से जो उसने उसे बताया नहीं। इसी वजह से फे ने क्रेटोस के सामने ये शर्त रखी थी कि उसकी अस्थियों को सबसे ऊंची चोटी से विसर्जित करना। तो आखिर फे क्रेटोस से चाहती क्या थी? क्या उसने कभी क्रेटोस से प्यार भी किया था, या उसका इसी तरीके से इस्तेमाल किया था क्योंकि उसको कोई खास मंसूबे पूरे करवाने थे? और यहाँ क्रेटोस और अट्रियस को एक बात और पता लगती है कि फे भी एक जाइंट ही थी। इसी वजह से उसने योटनहाइम में ये सारी चीज़ें, सारी भविष्यवाणियाँ की थी। और तुम लोगों के लिए बता दूं, जाइंट्स का मतलब इस गेम में ऐसा नहीं है कि उनका नाम जाइंट है तो वो शरीर में बड़े ही होंगे। जाइंट सब तरीके के हैं इस कहानी में, छोटे बड़े, नॉर्मल साइज़ के, ह्यूमन साइज़ के, बहुत ही बड़े साइज़ के। तो जाइंट्स एक रेस है लोगों की जो कि किसी भी साइज़ के हो सकते हैं। यहाँ भविष्यवाणियों के बीच में क्रेटोस को एक भविष्यवाणी और दिखती है, और वो थी क्रेटोस की मौत की भविष्यवाणी। जी हाँ, इस जर्नी में आगे चलते चलते क्रेटोस की मौत होना तय थी, क्योंकि यही भविष्यवाणी थी, फे की भविष्यवाणी, या फिर शायद किसी और की जो कि फे के नाम पे रखी गई थी। यहाँ तक हमें कोई भी मिस्ट्री का सल्यूशन नहीं मिलता है। हमें नहीं पता फे के क्या मंसूबे थे, या फे की आड़ में कोई और भी इन मंसूबों को कंट्रोल कर रहा था। आखिर ये भविष्यवाणी क्रेटोस की मौत कैसे बता रही हैं, ये चीज़ें अभी के लिए तो राज ही रह जाती हैं। लेकिन यहाँ क्रेटोस
अपनी वाइफ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए अट्रियस को लेकर के आगे बढ़ता है और फाइनली 9 दुनियाओं में सबसे ऊंची पहाड़ी से फे की अस्थियों को विसर्जित कर देता है और वहां से अट्रियस को लेकर के घर आ जाता है। प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। हार मान शान क्या जान खाओ दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो।